हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में हम अपनी पिछली क्लासेस में कंपनियों का आगमन, साथ में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पढ़ चुके थे। अब इसी के बीच में इसी क्रम में जो हमारा अगला टॉपिक आता है दोस्तों, वो हम लोग उत्तर भारत के साथ साथ बंगाल में विस्तारवादी नीतियों के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व आपके भारत में बढ़ने लगा। और उसी के साथ साथ अब हम लोग आगे जो आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे भैया पढ़ेंगे मैसूर का इतिहास या आंग्ल मैसूर युद्ध, जो आपके यूपीपी के एग्ज़ाम या आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे, अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आ रहा है तो उसमें आपका आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है आपके लिए। जो एक छोटा सा चैप्टर होता है, एक इजी चैप्टर होता है, लेकिन अगर आप इजली मेथड में अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से यहाँ से क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आपका मैसूर। अब मैसूर या आंग्ल मैसूर युद्ध को शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे और पीछे हम लोग देखेंगे जो हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था, उसी दौरान आपके यहाँ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में दो राज्यों का उदय हुआ था। और उन दो राज्यों में कौन कौन से राज्य थे, तो उसमें एक राज्य होता है दोस्तों, नाम क्या था उसका नाम होता है विजयनगर, और एक राज्य होता है हमारा बहमनी। एक होता है हमारा बहमनी साम्राज्य और एक होता है हमारा विजयनगर साम्राज्य। अब ये दो साम्राज्य, ये जो आपका क्षेत्र था दोस्तों, तो ये आपका एक हिंदू शाही शासकों का क्षेत्र था। यहाँ पे जो आपके शासक रहा करते थे वो आपके हिंदू शासक थे, और ये जो क्षेत्र था ये आपके मुस्लिम शासकों का एक साम्राज्य हुआ करता था, मुस्लिम शासकों का क्षेत्र हुआ करता था। अब ये दो राज्य अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हुए आप कहेंगे कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए साउथ इंडिया के क्षेत्रों में इन दोनों के बीच युद्ध भी लड़े जा रहे थे। और उसी युद्ध में आप लोग एक युद्ध का नाम जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे भैया कौन सा होता है, तो यही होता है आपके यहाँ तालीकोटा का युद्ध। इसी को तालीकोटा का युद्ध या इसी को राक्षस तागड़ी या राक्षसी तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। राक्षसी तागड़ी ये दो आपका गांव था, इसी गांव के पास में युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा राक्षसी तागड़ी का युद्ध। ये आपका लड़ा गया था 1565 ईस्वी में। अब ये जो दो आपके क्षेत्र होते हैं भैया, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जब हम पढ़ते हैं तो अहमद शाह या बहमन शाह का नाम पड़ता है इसमें आपके एक शासक होता है भैया बहमन शाह, जो इसका संस्थापक होता है, इसका संस्थापक होता है। और यही जब हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें आपके एक शासक होते हैं, दो भाई होते हैं, एक का नाम होता है हरिहर और एक का नाम होता है बुक्का। हरिहर बुक्का नामक दो भाई होते हैं, इन दोनों के द्वारा आपके यहाँ किसकी स्थापना की जाती है, तो आपके यहाँ स्थापना की जाती है भैया विजयनगर साम्राज्य की। अब ये दो क्षेत्र आपके आपस में लड़ रहे थे और इन्हीं दोनों के बीच जो आपका लड़ा गया था वह कौन सा युद्ध लड़ा गया था, वह आपका युद्ध लड़ा गया था राक्षसी तागड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। अब ये युद्ध हुआ और ये इस युद्ध में भैया पराजय किसकी हुई थी, इस युद्ध में पराजय होती है आपके विजयनगर साम्राज्य की। अब विजयनगर साम्राज्य से एक तरफ आपका विजयनगर साम्राज्य अकेले युद्ध लड़ रहा था और लेटेस्ट स्टेज में जाकर के जो आपका प्रारंभ में बहमनी साम्राज्य था यह आपका 5 क्षेत्रों में विघटित हो जाता है, 5 क्षेत्रों में टूट जाता है। अब 5 क्षेत्रों में टूटता है वो क्षेत्र आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं, 5 क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं या 5 क्षेत्र कौन कौन से थे। उसमें 5 क्षेत्रों में एक आपका था भैया बीदर, एक आपका क्षेत्र था वरार, एक आपका क्षेत्र था गोलकुंडा, बीदर वरार गोलकुंडा, एक आपका क्षेत्र था अहमदनगर और एक आपका क्षेत्र था बीजापुर। तो ये 5 क्षेत्र आपके बहमनी साम्राज्य से टूटते हैं, बीदर, वरार, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर। और इन 5 क्षेत्रों में से आपसे कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ऐसा था जो आपके अहमदनगर के साथ तालीकोटा के युद्ध में, अहमदनगर के साथ तालीकोटा के युद्ध में या राक्षस तागड़ी के युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। तो वह दोस्तों था एक आपका वरार क्षेत्र था। वरार क्षेत्र को छोड़ करके बाकी समस्त क्षेत्र आपके
अहमदनगर के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए उतरते हैं और ये युद्ध आपका लड़ा जाता है कालीकोटा का युद्ध या राक्षस तागड़ी के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में पराजय होती है आपके विजयनगर, और विजयनगर साम्राज्य से टूट करके एक नया क्षेत्र आपका अस्तित्व में आता है जिससे लेटेस्ट स्टेज में मैसूर के नाम से जाना जाने लगता है। तो आपका जो मैसूर साम्राज्य होता है विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र से ही अलग होकर के या बहमनी साम्राज्य के द्वारा उसको हराया जाता है। उसके बाद आपके यहाँ मैसूर साम्राज्य की नींव पड़ती है। अब मैसूर साम्राज्य से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा अगला साम्राज्य है कौन सा, तो हमारा अगला साम्राज्य है मैसूर साम्राज्य। अब मैसूर साम्राज्य आपका किसके साथ अलग हुआ था, तो यह आपका अलग होता है विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से अलग हुआ और यह जब अलग होता है 1565 ईस्वी के बाद, इसके बाद इसी विजयनगर साम्राज्य में एक संस्थापक आते हैं या एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे आप लोग अड्यार वंश के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं कहीं आपको अड्यार या कहीं कहीं आपको अड्यार वंश मिलेगा। अड्यार वंश की स्थापना की जाती है और इसमें शासक होते हैं, नाम होता है इनका चिक्का कृष्ण राय। चिक्का कृष्ण राय, चिक्का कृष्ण राय नामक एक, कहीं कहीं आपको कृष्ण राय या कहीं कहीं आपको कृष्ण राज भी दिखाई देगा, इससे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे कृष्ण राय या कृष्ण राज की बात की जा रही है। तो चिक्का कृष्ण राय नामक एक शासक होता है जो आपके यहाँ मैसूर साम्राज्य की स्थापना करता है विजयनगर साम्राज्य के टूटने के बाद। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके दो मंत्री होते हैं या आप कह सकते हो दो सेनापति होते हैं। एक का नाम होता है आपके यहाँ नंदराज, क्या नाम था, एक सैनिक या आप सेनापति लिख सकते हो, सैनिक या आपके सेनापति या सेना प्रमुख होते हैं दो। दोनों का नाम क्या होता है, तो दोनों का नाम होता है, एक का नाम था नंजराज और दूसरे का नाम था देवराज, या कहीं भी आपको देवराज भी दिखता है। नंजराज व देवराज नामक दो व्यक्ति होते हैं। नंजराज या किसी को आप लिख सकते हो, देवराज भी लिख सकते हो। नंजराज व देवराज नामक दो मंत्री होते हैं या दो वजीर होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों, तो ये दोनों एक षड्यंत्र के तहत अपने राजा चिक्का कृष्ण राज को पद से हटा देते हैं या पद से उनको या पद छोड़ने पर उनको विवश कर देते हैं और अंततः आकर के दोनों व्यक्ति आपके मैसूर साम्राज्य के क्षेत्र पर बैठ जाते हैं, मैसूर साम्राज्य को संभालने लगते हैं। किसको हटाया गया इन दोनों के द्वारा, तो आपके चिक्का कृष्णराज जो आपके अड्यार वंश के संस्थापक थे। अब यहीं से इनकी सेना में एक नया पर्सन आता है, एक नए पर्सन की एंट्री होती है जिसका जन्म 1721 ईस्वी के आसपास में होता है और नाम होता है उसका हैदर अली। और यहीं से एंट्री होती है महानतम शासक की, नाम होता है भैया उसका हैदर अली की। अब हैदर अली किसकी सेना में, तो आपके नंजराज की सेना में एक छोटे से सैनिक के रूप में आता है, एक छोटे से सैनिक के रूप में आता है किसके, तो नंजराज की सेना में, जो अपनी महत्वाकांक्षा के दम पर या अपनी कार्य कुशलता के दम पर एक छोटे से सैनिक के पद से आगे जाकर के बड़ा शासक भी बनेगा। अब वो क्या करता है, अब इस सैनिक से भैया बाद में सेना प्रमुख बनता है, सैनिक बनता है। सैनिक के बाद ये होता है, समय आता है आपके यहाँ 1755 ईस्वी का समय, और 1755 ईस्वी का समय होता है सैनिक के क्षेत्र में या रहता है मैसूर के क्षेत्रों का। और सैनिक के पद पर रहते हुए ही इसने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर दी। इसने किसकी स्थापना की, तो इसने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना। और इसको आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करने में जो इसका सहयोग किया जाता है वह किसके द्वारा इसका सहयोग किया जाता है, तो इसका सहयोग किया जाता है दोस्तों फ्रांसीसियों के द्वारा। क्योंकि फ्रांसीसियों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से वैसे भी नहीं जम रही थी, तो अब उनके साथ में उनके सपोर्ट में जाकर एक लोकल शासक मिल जाता है तो इसका वो लोग सपोर्ट करने लगते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोस्तों समय आता है 1661 ईस्वी का समय, सॉरी 1761 ईस्वी का शासनकाल,
1755 में आधुनिक शस्त्रागार बनाता है और 1761 ईस्वी का शासनकाल होता है जब आपके भारत में युद्ध लड़ा जा रहा है, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। अब यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा जा रहा है? तो यह युद्ध आपके दो शासकों के बीच लड़ा जा रहा है। इसमें एक तरफ आपका मराठा युद्ध लड़ रहे हैं, मराठा की तरफ से उनका सेनापति भेजा गया है, वह आपका युद्ध लड़ रहा है सदाशिव, जिन्हें सदाशिव राव भाऊ पेशवा के नाम से भी जानते हैं। और एक तरफ आपका युद्ध लड़ रहे हैं कौन? तो एक तरफ आपके अहमद शाह अब्दाली युद्ध लड़ रहा है, अहमद शाह अब्दाली युद्ध लड़ रहा है। अब इसी में यह देखता है भैया कि मैसूर के क्षेत्रों पे मराठों का हस्तक्षेप भी कम होने लगा था, या मराठा आपके परेशान है पानीपत के युद्ध में। और इसी के दौरान आपके हैदर अली ने क्या किया? तो जो इनके नंज राज थे, नंज राज के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के परिणाम स्वरूप नंज राज को अपने क्षेत्र से हटा दिया, नंद राज को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद ये व्यक्ति खुद को मैसूर का शासक घोषित कर लेता है। तो ये मैसूर को या मैसूर का शासक अपने आप को कब घोषित करता है? तो मैसूर का शासक अपने आप को घोषित करता है 1761 से, और यहाँ से मैसूर के अच्छे दिन प्रारंभ होते हैं। आप कह सकते हो कि मैसूर में एक प्रतापी शासक का उदय हुआ, जो किसके रूप में हुआ? तो आपका हुआ हैदर अली के रूप में। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? तो यह ठीक सही प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा होता है, लेकिन इस दौरान इसको एक उभरने का मौका भी मिल जाता है। रीजन क्या होता है कि एक तरफ आपके जो मैसूर थे, मैसूर से दो लोग इनसे लिया करते थे टैक्स। अब दो लोगों में टैक्स कौन लिया करता था भैया? एक तो टैक्स लिया करते थे आपके मुगल, जो पूरे देश से टैक्स लिया करते थे, इनसे कर, और दूसरा कर इनसे लिया करते थे कौन? दूसरा कर इनसे लिया करते थे मराठा। और मराठा इनसे कौन सा कर लेते थे? मराठा को इनसे लिया करते थे आपके चौथ कर। अब चूंकि मराठा आपके परेशान है पानीपत के तृतीय युद्ध में, तो उस दौरान मैसूर के शासक हैदर अली ने इनको चौथ कर नहीं दिया, और चौथ कर नहीं दिया, उससे जो इसको पैसा मिला उससे अपनी खूब सेनाओं पे काम किया, अपनी एक सेना सुसंगठित सेना बना ली, और अपने शस्त्रागार को बढ़ा लिया कि भैया आज ये परेशान है मराठा, कल जब ये थोड़ा सा भी उभरेंगे, थोड़ी सी इनको एक आज़ादी प्रतीत होगी, तो वह पुनः लौट करके हमारे ऊपर आक्रमण जरूर करेंगे। और इसी उद्देश्य से यह बढ़ता रहा, मैसूर को आगे बढ़ाता रहा। और फिर अंततः जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, युद्ध समाप्त होने के पश्चात कुछ दिनों के पश्चात इनके ऊपर मराठों का आक्रमण हो जाता है। मराठों का आक्रमण हो जाता है, लेकिन मराठों के साथ ये एक संधि करता है। मराठों को कहता है कि भैया आप आक्रमण क्यों कर रहे हो? तो उनके द्वारा कहा जाता है कि यार हम युद्ध में परेशान थे और आपने टैक्स नहीं भेजा, इसलिए हम आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। इस व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि यार पैसे के लिए आप आक्रमण कर रहे हो, पैसा आपको दे देते हैं, और इस व्यक्ति के द्वारा 35 लाख रुपए दिए जाते हैं आपके मराठा को, और मराठा पुनः युद्ध से पीछे हट जाते हैं। अब एक तरफ मराठों का खतरा इनके ऊपर लगातार बना हुआ है, और एक तरफ इनके ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का खतरा लगातार बना हुआ है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का खतरा कैसे बना हुआ है, इसको समझने के लिए दोस्तों थोड़ा सा हमें समझना होगा पहले उस टाइम की सिचुएशन या उस टाइम के मैप को, कि उस समय हमारे भारत की स्थितियाँ क्या थी, हमारे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व क्या था। तो इसके लिए दोस्तों जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका उस समय का तत्कालीन का क्या हुआ करता था, उस समय का आपका दक्षिण भारत है। अब दक्षिण भारत में, उस समय के दक्षिण भारत में अगर हम लोग क्षेत्र के बारे में चर्चा करें, तो उस समय दोस्तों ये वाला क्षेत्र जो आपका हुआ करता था, ये मध्य वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये आपके शासन में बैठे हैं, यहाँ पे कौन? तो यहाँ पे आपके शासन में बैठे हैं मराठा, यहाँ पे आपके शासन में बैठे हैं मराठा, और ये क्षेत्र आपका हुआ करता है मराठों का। और इसके बाद में यहाँ से जो छोटा सा क्षेत्र लगता है, ये आपका क्षेत्र है किसका? तो ये आपका क्षेत्र हुआ करता था गोवा। और आपको बताएंगे कि गोवा पे आपके बैठे हुए हैं आकर के सबसे पहले ही कौन भैया? तो आपके पुर्तगाली। इसके बाद जो आपका यहाँ गोवा से सटा हुआ ये क्षेत्र आपका हुआ करता था, यही क्षेत्र आपका हुआ करता था तत्कालीन का क्या? मैसूर। जिसपे आपके शासन कौन कर रहा है? तो यहीं पे शासन में आपका बैठा है हैदर अली, यहाँ पे शासन में बैठा है आपका हैदर अली, नंजराज को पराजित करके यहाँ बैठा है आपका हैदर अली।
इसके बाद जो ये वाला क्षेत्र आपका बच रहा है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे आपके मराठों से लगी हुई प्रॉपर्टी है कि यहाँ से लेकर के इन क्षेत्रों तक आपकी प्रॉपर्टी लगती थी किसकी, तो इसे कहा जाता था हैदराबाद। और इस पर जो अधिकार था उस समय, तो यहाँ पे अधिकार था हैदराबाद के निजाम का, हैदराबाद के निजामशाही शासन का। इसके बाद जो आपका ये वाला क्षेत्र दिखता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो आज आप केरला क्षेत्र के नाम से जानते हैं या मालाबार तट के नाम से जानते हैं, ये क्षेत्र उस समय किस नाम से जाना जाता था, तो ये क्षेत्र आपका जाना जाता था त्रावणकोर के नाम से। कब की बात कर रहे हैं भैया, तो हम लोग 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये जो आपका क्षेत्र बचता है, ये क्षेत्र आपका हुआ करता था कर्नाटक। तो कर्नाटक, अब आपको आज के कंडीशन में या उस समय के कंडीशन में आपको थोड़ा सा उल्टा लगेगा और लगेगा, रीजन क्या है दोस्तों, तो आपको बताते हैं। जैसे कर्नाटक आज आपका यहाँ पे, लेकिन उस समय आपको कर्नाटक उस समय यहाँ हुआ, आज कर्नाटक आपका इन क्षेत्रों में आपका हुआ करता है। और यहीं पे एक छोटा सा ये प्रांत जो आपका हुआ करता था यहाँ पे, इसे हम लोग जानते थे मद्रास के नाम से। और यहाँ पे आपके यहाँ जमी बैठी है आपकी कौन सी, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी है। और ये जो आपका पतला सा छोर ये जो आपका दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे हम लोग जानते थे उत्तरी सरकार तट के नाम से, या उत्तरी सरकार के नाम से, या आज भी आपका जाना जाता है किस नाम से, तो आज भी आपका उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट के नाम से। कहाँ का तट, तो ये आपका जो तट होता है कौन सा भैया, तो आपका वर्तमान का उड़ीसा राज्य है, इस तट को आज भी हम लोग जानते हैं किस तट के नाम से, तो आपकी उत्तरी सरकार या उत्कल तट के नाम से। अब उस समय तत्कालीन आपकी ये कंडीशन थी। और इसके बाद भी जो आपका यहाँ वाला क्षेत्र है, जो आपको पिछली क्लासेस में बताया ही थे भैया, ये आपके बंगाल, बिहार और ये किनारे का उड़ीसा का क्षेत्र, ये आपका किसके अधिपत्य क्षेत्र में है, तो ये तो आपके बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से इन क्षेत्रों को ले लिया है। कौन सा क्षेत्र, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो यहाँ पे आपके 3 प्रांत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 प्रांत आपके किससे, तो यह 3 प्रांत आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र हैं। और जो ये आपका क्षेत्र है कर्नाटका का क्षेत्र, यह भी भैया किसके कहने पे अपनी शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा है, या किसके अनुसार अपनी शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इधर एक क्षेत्र है आपका जो त्रावणकोर है, ये भी किसके अनुसार चल रहा है, तो ये भी चल रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार। और यहीं पे जो आपका मद्रास का क्षेत्र है, यहाँ से पे आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बनाया था एक फोर्ट, जिसे हम लोग जानते हैं सेंट जॉर्ज फोर्ट के नाम से, सेंट जॉर्ज फोर्ट। यहीं पास में इनका द्वीप भी हुआ करता था कि जब ये भारत में कहीं से भगाए जाते थे तो मद्रास में द्वीप आपका हुआ करता था, उसी मद्रास में द्वीप था, द्वीप का नाम था आपका फुल्टा द्वीप। उसी फुल्टा द्वीप पर ये लोग भाग करके आकर के शरण लिया करते थे। तो कर्नाटक इनका अपना है, त्रावणकोर इनका अपना है, BIC का बंगाल अपना है। और इधर मराठा उस समय इतने शक्तिशाली हैं, मराठा के ऊपर ये आक्रमण करने से डर रहे हैं, मराठों को ये छेड़ेंगे नहीं है। और इधर जो आपके हैदराबाद है, अब 2 व्यक्तियों को यहाँ पे डर लग रहा है, एक आपके हैदराबाद के निजाम को और एक आपके मैसूर के हैदर अली को। अब इन दोनों को लग रहा है कि दक्षिण भारत में अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ेगी, रीजन की उत्तर भारत में तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, या उत्तर भारत में तो मान लो कि भी सत्ता में बैठे ही हैं आपके शासक, ये लोग दक्षिण भारत में बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 2 व्यक्तियों को मारेंगे, या 2 व्यक्ति इसका सबसे पहले भुक्तभोगी होंगे। एक आपके होंगे हैदर अली और एक आपके होंगे निजाम। अब निजाम सबसे पहले ही मौके की तलाश में था, और जैसे उसको मौका मिला उस व्यक्ति ने क्या किया भैया, तो इसका जो उत्तरी सरकार का तट था, इसने मौके की तलाश को, मौके की नजाकत को देखते हुए इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट इसने प्रदान कर दिया, इसने दे दिया। अब इसने दे दिया कि भैया एक काम करो यार, हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, भविष्य में अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण होंगे तो आप यार हमारी रक्षा कर देना बस। अब ये भी एकदम निश्चिंत हुए कि हमारे ऊपर आक्रमण होंगे नहीं। अब मैसूर के सुल्तान हैदर अली को लगने लगा कि यार अब वो ना हो,
अब अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दक्षिण भारत में आक्रमण हुआ तो सबसे पहला बलि का बकरा बनेगा केवल और केवल हैदर अली। हैदर अली को अपने ऊपर आने वाले संकट अब उसको दिखने लगे थे, उसको लगने लगा था कि यार अब आज नहीं तो कल हमारे ऊपर अब आक्रमण होने हैं और अब आक्रमण को नहीं टाला जा सकता है। अब इस आक्रमण के मेन रीजन भी क्या थे भैया? तो इस आक्रमण के मेन रीजन थे कि जो आपका हैदर अली का क्षेत्र था इसके ऊपर आक्रमण होने के कुछ कारण थे। जैसे उस समय तो प्रमुख कारण जो थे इसके ऊपर आक्रमण के, तो उसमें सबसे पहला था इसके यहाँ जो आपका रेशम उद्योग था ये बहुत बड़े पैमाने पे होता था। तो रेशम उद्योग या रेशम प्राप्त करने के लिए हैदर अली के ऊपर आक्रमण करेंगे। दूसरा भैया इसके यहाँ बड़े पैमाने पे आपके हुआ करते थे चंदन या चंदन के बागान इनके पास थे, और चंदन के बागान के पास इनका अपना खुद का बंदरगाह भी था और इनकी अपनी कृषि भी अच्छी थी। इनके यहाँ जंगलों में हाथियां भी पाए जाते थे, हाथी भी पाए जाते थे। तो ये सब जो कारण थे इसकी समृद्धि के, जिससे साफ दिख रहा था कि हैदर अली के ऊपर आपका आक्रमण होने वाला है। और अब समय आता है 1767 ईस्वी का, और 1767 ईस्वी के तहत या 1767 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ निजामों को और अपने साथ मराठों को लेकर के इनके ऊपर आक्रमण करने की चेष्टा करती है या हैदर अली के खिलाफ आक्रमण की साजिशें होने लगती हैं। और इसी के तहत हम लोग हम लोग 4 आंग्ल मैसूर युद्धों को पढ़ते हैं। तो उसके अंतर्गत जो हमारा पहला होगा भैया, तो पहला हमारा होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो यह आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। अब ये देखिए भैया, इसमें आपकी पृष्ठभूमि कैसे बनी? तो एक तरफ आपका मराठा जो है वो परेशान है 1761 के पानीपत के युद्ध में, और उनको मैसूर टैक्स नहीं दिया। अब वो आ गए और इनसे निजाम का तो कोई अपना स्टैंड रहा ही नहीं था। जब तक ये शासक में थे, कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, कभी मराठा की तरफ से, कभी हैदर अली की तरफ से, जिधर भी इनको खाने पीने के साधन मिले, जिधर भी इनको पैसे की थोड़ी सी घूम मिली है, पैसे की लालच दी गई, उधर से आपके आकर के युद्ध में खड़े हो जाते थे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में मराठा मिल गए, निजाम मिल गए। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया भैया कि चलिए हम आक्रमण कर देते हैं हैदर अली के ऊपर, और जो भी वहाँ पे आपको कुछ मिलेगा पैसा आपको भी देंगे और आपको भी देंगे। अब ये दोनों आ गए युद्ध में। सबसे पहले इसमें होशियारी काम किया आपके हैदर अली ने, और हैदर अली जाकर के मिल लेता है मराठों से कि भैया आप यार युद्ध में क्यों आ रहे हो? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे ऊपर आक्रमण करें, हम उससे निपट लेंगे, लेकिन आप तो अपने हो, आप हमारे ऊपर आक्रमण करने क्यों आ रहे हो? आप किस लिए आ रहे हो? आप बता दो, हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे। उसमें मराठों के द्वारा कहा जाता है कि यार आप हमको चौथ कर नहीं दी इसलिए हम आ रहे हैं। तो हैदर अली कहता है भैया पैसा ही चाहिए, पैसा आपको दे देते हैं, और 35 लाख रुपया या तत्काल मराठों को देता है, और मराठा युद्ध से पीछे हट जाते हैं। और मराठा युद्ध से पीछे हटते हैं, और मराठा जा करके निजामों को भी समझा देते हैं कि यार आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, आज तो उसको लड़वा रही है अपने साथ में लेकर के, कल जब यहाँ से जाएंगे यहाँ पे बहुत जल्द लंबा टिकेंगे नहीं, और जब जाएंगे तो यही मैसूर या यही हैदर अली तुमको मारेगा यहाँ पे। तो वो भी अपना पीछे हो गए। अब आमने सामने युद्ध में आ गए आपके 2 व्यक्ति, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली। तो जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, यह आपका 2 लोगों के बीच लड़ा गया था। तो ये इसमें 2 लोग आपके कौन थे? तो एक तरफ आपका था हैदर अली, और वर्सेस में दूसरी तरफ आपके युद्ध में लड़ रहे थे कौन? तो एक तरफ आपकी थी BEIC या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थी दोस्तों? ये थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब चूंकि हैदर अली को इसमें इतना टेंशन नहीं हुआ, रीजन कि वो उसको लग रहा था कि यार हमारी सेनाएं प्रशिक्षित सेनाएं हैं, फ्रांसीसियों से हमने अपना अच्छा खासा प्रशिक्षण दे रखा है, और हमारे पास सेनाएं भी अच्छी हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, हमारे पास हमारे आधुनिक शस्त्रागार हैं, हमारे पास आधुनिक शस्त्र हैं, और हम ब्रिटिशों को मार के भगा देंगे। और ऐसा हुआ भी। प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था, और यह युद्ध आपका
हो रहा था, मैसूर के क्षेत्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आक्रमण की और हैदर अली इसने उनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए हैदर अली इनको मद्रास के किले में ले जाकर के मद्रास के किले पर भी वो अधिकार कर लेता है। मद्रास के किले में ये अब जब यहाँ से भराए जाते हैं मैसूर से, तो सीधे भाग के घुस जाते हैं अपने मद्रास के किले में और वहाँ पहुँचता है आपका हैदर अली। अब जब यहाँ पे लगने लगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों की यार अब हम यहाँ भी नहीं बचेंगे, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मद्रास के किले में ही रखा क्या, वहीं पे रखा एक संधि का प्रस्ताव। और संधि का प्रस्ताव किसके समक्ष रखा गया, तो आपके हैदर अली के समक्ष रखा गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका पहला यही पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच हुआ था। फिर इस युद्ध के परिणाम क्या हुए, तो इस युद्ध में भैया पराजय हुई आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि का प्रस्ताव रखा और यह इनके बीच एक संधि की गई जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यही संधि 1769 ईस्वी में यह संधि की जाती है। चूंकि यह संधि आपकी मद्रास में हुई थी, मद्रास के किले में हुई थी, तो इस संधि को मद्रास की संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो मद्रास की संधि कब हुई थी दोस्तों, तो यह आपकी हुई थी 1769 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुई थी, तो इसमें आपका दो लोग थे, एक थी आपकी BEIC और आपके कौन थे, और आपका था मैसूर का हैदर अली। दो लोगों के बीच में यह संधि हुई और संधि के परिणाम स्वरूप यह देखा गया कि इसमें जो भी नुकसान हुआ था हैदर अली को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो इनको देना पड़ा, जो कि उसकी भरपाई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोली भैया गलती हो गई, भविष्य में आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय ये संधि हुई थी उस समय आपके बंगाल का गवर्नर कौन था। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, क्योंकि इस समय तक आपके यहाँ भारत में या बंगाल में गवर्नर का पद आ चुका था और बंगाल में गवर्नर उस समय थे भैया वो आपका था बेरे लस्ट। कौन था, बेरे लस्ट। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1769 ईस्वी में जो मद्रास की संधि हुई थी, तो मद्रास की संधि के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो मद्रास की संधि के समय बंगाल का गवर्नर आपका था बेरे लस्ट। और मद्रास की संधि किसके किसके बीच हुई थी, मैसूर के हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। समय कब होता है, समय होता है 1767 ईस्वी, 1769 ईस्वी। अब इस संधि के तहत यह युद्ध आपका समाप्त हुआ। इसके बाद फिर से आपकी दूसरी पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है और इसी के साथ आपके यहाँ प्रारंभ होते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समय कब से कब तक होता है दोस्तों, तो इसका समय होता है 1780 से 1784 ईस्वी। यह युद्ध आपका 4 सालों तक चला था। अब इस युद्ध की पृष्ठभूमि, इस युद्ध को समझने के पहले थोड़ा सा हमें एक जानकारी और प्राप्त करनी होती है। वह होती है दोस्तों, समय आता है 1775 ईस्वी और 1775 ईस्वी में ही आपके यहाँ हो जाते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब जो मराठा या जो आपके पेशवा हैं, जो समझ रहे हैं कि यार हम तो भारत में सबसे शक्तिशाली बैठे हुए हैं, अब इनके ऊपर ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1775 ईस्वी में आक्रमण कर देती है। अब इनको भी लगने लगा कि यार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमसे डरा करती थी वो हमारे ऊपर भी आक्रमण करें, इसका मतलब है कि इनको जवाब देना होगा, नहीं तो ये हमें परेशान करेंगे। और इसी के साथ ये जाके मिल लेता है हैदर अली से और हैदर अली से मिलते हैं और हैदर अली क्या करते हैं भैया, हैदर अली आपके निजामों के साथ में मिलते हैं और फिर आपके मराठों के साथ में मिल करके एक योजना बनाने लगते हैं कि यार चलिए हम लोग आक्रमण करेंगे, इसके ऊपर हम लोग आक्रमण करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और एक घटना क्या हुई थी, तो आपके एक बंदरगाह होता है, एक क्षेत्र होता है आपका, कौन सा क्षेत्र भैया, तो एक क्षेत्र आपका होता है माहे, जो आज किसका क्षेत्र है, तो आज आपका पुदुचेरी का क्षेत्र है। और एक किसके अंतर्गत आता है, तो वर्तमान में आपका एक राज्य है, कौन सा, केरला राज्य के अंतर्गत आता है। यह माहे क्षेत्र किसके अंतर्गत आया करता था, तो यह माहे क्षेत्र आपका आता था हैदर अली के समय।
या हैदर अली के शासनकाल में हैदर अली के क्षेत्र में आया करता था। अब माहे के क्षेत्रों पर क्या करती है भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो माहे के क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आक्रमण कर देती है। अचानक से इनके ऊपर आक्रमण हो जाते हैं और आक्रमण करने के बाद अब उधर हैदर अली जाकर के मिलता है मराठों के साथ या निजामों के साथ में, और ये तीनों मिल करके अब जो पहले युद्ध में आपके तीनों नहीं थे, दूसरे युद्ध में तीनों लोग एक तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आ रहे होते हैं। युद्ध में कौन कौन आ रहा होता है, तो युद्ध में एक तरफ आपके आ रहे होते हैं मराठा और एक तरफ आपके आ रहे होते हैं हैदर अली, और इन्हीं के साथ आप अब की बार जो पिछली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर आ रहे थे, अब की बार आपके इनके साथ में मिलकर आ रहे हैं निजाम। और एक तरफ आपका युद्ध में तैयार हो रही है, तैयारी कर रही है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें चाल क्या चली जाती है, तो इसमें एक चाल चली जाती है दोस्तों, अब जैसे जैसे युद्ध नजदीक आने लगता है तो इसमें दो व्यक्तियों को, आपके मराठों को और आपके निजामों को, इन दोनों व्यक्तियों को आपकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पक्ष में कर लेती है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को अपने पक्ष में करती है, और पक्ष में करने के बाद क्या कहती है कि आप लोग एक काम करो यार, कि आप लोग दिखावे के लिए तो रहो किसके साथ में, हैदर अली के साथ में, लेकिन आप लोग किस अवस्था में रहो, तो आप लोग निष्क्रिय अवस्था में रहो, कि आप केवल दिखता रहे कि हाँ यार युद्ध में लड़ रहे हैं मराठों की तरफ से और सॉरी हैदर अली की तरफ से, लेकिन आप युद्ध में ना लड़ो, या आप युद्ध में लड़ो तो आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। और ये दोनों व्यक्ति आपके मान जाते हैं कि संधियों को, और होता क्या है कि अब ये दोनों व्यक्ति आपके एकदम निष्क्रिय हो गए, युद्ध लड़ ही नहीं रहे हैं। अब जब युद्ध लड़े नहीं तो यह युद्ध आपका हुआ 1780 ईस्वी में, और युद्ध आपका चल रहा है 1780 में युद्ध प्रारंभ हो गया, और यह युद्ध आपका प्रारंभ होते ही चलने लगा। और युद्ध में देखा क्या जाता है भैया, इस समय आता है 1782 ईस्वी, और 1782 आते आते हैदर अली को लगने लगा था कि यार ये तो जो दो लोग हैं मराठा और निजाम हमारे तरफ से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, ये केवल हमारे साथ में दिखावे के लिए हैं बस। और 1782 ईस्वी में यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्ध में ये या जो युद्ध चल रहा था आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध में ये आपका घायल होता है, और घायल होने के बाद क्या होता है 1782 ईस्वी में आपके मैसूर के शासक हैदर अली की हो जाती है मृत्यु। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हैदर अली की मृत्यु किसके द्वारा मारने से, तो ऐसा नहीं था, ये व्यक्ति आपके युद्ध में हुआ था घायल, और युद्ध में घायल होने के बाद कुछ दिनों के पश्चात इसकी हो जाती है मृत्यु। कोई व्यक्ति से मारा नहीं था, ना तो मराठा, ना तो निजाम, ना तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है तो आनन फानन में तत्काल ही इनका जो पुत्र था, तत्काल इनका पुत्र नाम क्या होता है उसका नाम होता है टीपू सुल्तान। नाम क्या होता है दोस्तों, उसका नाम होता है टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान अपने आप को शासक घोषित कर देता है। अब आप समझ सकते हो कि हैदर अली की सेना इतनी संगठित सेना थी कि एक राजा मर गया युद्ध के मैदान में, उसके बाद भी उनकी सेना युद्ध के मैदान में डटी रही, जबकि आमतौर पर यह देखा जाता था कि अगर किसी राजा की मृत्यु हो गई, राजा आपका युद्ध के मैदान में मारा गया, तो सेनाएं अपने आप भाग जाया करती थी। अब युद्ध में तत्काल सैनिक या तत्काल जो सेना का रोल अदा कर रहा था, युवराज का रोल अदा कर रहा था टीपू सुल्तान, अपने आप को घोषित कर लिया शासक। अब युद्ध की कमान ये संभाल लिया, लेकिन ये बहुत लंबा खींच रहा था युद्ध भैया, और जब आपको पता है कि युद्ध जब लंबा खींच रहा है तो स्थितियां खराब होने लगती हैं आपकी दोनों तरफ की। जैसे कि अभी आपको उसका जीता जागता उदाहरण अगर आपको दिख रहा हो, तो आपके दो युद्ध अभी हाल में लड़े जा रहे हैं, कौन से भैया, रूस और यूक्रेन का युद्ध। क्या जो कंडीशन आपकी शुरुआत में थी, क्या वो कंडीशन आज है, दोनों देश आपके स्थितियां गड़बड़ हैं दोनों की। अब देखा क्या जाता है कि जब लगने लगता है आपके टीपू सुल्तान की यार अब इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है, तो टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष संधि का प्रस्ताव देता है। यार एक काम करो, आप हमारे साथ संधि कर लो, और संधि में जो आपको नुकसान हुआ है वो आप भरपाई कर दो, जो हमें नुकसान हुआ है वो आप हमारी भरपाई आप कर दो। और इस संधि कब होती है, तो यह संधि आपकी जाकर होती है 1784 में, और 1784 ईस्वी में यह संधि हुई। और इस संधि का नाम क्या होता है, तो इस संधि का नाम होता है आपके यहाँ मंगलौर की संधि। तो आपसे पूछता है क्वेश्चन कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका समाप्त हुआ मंगलौर की संधि के तहत। अभी तो इस युद्ध में चूंकि बराबरी पे युद्ध चल रहा, दोनों के द्वारा जो भी जीते गए क्षेत्र थे वो दोनों इनका उनको दे दिया गया, उनका उनको दे दिया गया, और दोनों सेनाएं अपने अपने क्षेत्र में लौट गई। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आता है। इसके बाद फिर आता है आपके यहाँ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध।
और यह कब चला? तो यह आपका चला था 1790 से 1792 के दशक में। 1790 के 1792 के दशक में चला था। इस युद्ध में क्या हुआ था? तो जैसे दोस्तों अभी आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये वाला क्षेत्र देखिए। यहाँ पे जो आपको बताया था ये क्षेत्र है, कौन सा? त्रावणकोर का क्षेत्र है। अब ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें तो सबसे बड़ी गलती आपकी रहती है किसकी? तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी होती है तत्कालीन शासक टीपू सुल्तान की। अब टीपू सुल्तान की गलती क्या होती है भैया? तो यहाँ पे चूंकि त्रावणकोर किसका अधिकार क्षेत्र था? बीईआईसी का अधिकार क्षेत्र था, और बीईआईसी का अधिकार क्षेत्र था। अब क्या करता है कि टीपू सुल्तान यहाँ पे बीईआईसी के ऊपर आक्रमण कर देती है, त्रावणकोर के ऊपर आक्रमण कर देती है, त्रावणकोर को अपने क्षेत्र में मिलाने का प्रयास करने लगती है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आपके क्या करते हैं? अब यहाँ पे बीईआईसी के ऊपर आप कह सकते हो यहाँ पे किसके ऊपर? तो त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है। कौन? त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है। कौन करता है दोस्तों? तो यहाँ पे आक्रमण करने की तैयारी, आक्रमण कर देता है आपका हैदर अली। अब हैदर अली आक्रमण कर दिया, अब इससे नाराज होगी कौन? तो इससे नाराज होंगे आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नाराज होंगे। अब उसमें देखा क्या जाता है कि जब ये त्रावणकोर पर आक्रमण करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनसे नाराज क्यों थी? चूंकि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो आपके प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आपकी हैदर अली, और हैदर अली के साथ साथ आप देखे थे मराठों के साथ साथ आप देखे थे निजाम, ये सारे लोग एक साथ में युद्ध लड़ने आ रहे हैं। वहीं पे अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा? तो जो आपका यहाँ पे हैदर अली नहीं होगा, यहाँ पे टीपू सुल्तान होगा। टीपू सुल्तान, देखिए दोस्तों, अब टीपू सुल्तान क्या करता है? तो टीपू सुल्तान यहाँ पे जो आपका त्रावणकोर था वहाँ पे धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पे कराना प्रारंभ कर दिया था। जैसे आप देखे थे मुगल शासकों में औरंगजेब के शासनकाल में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए थे, या तलवार के दम पर आपके धर्मांतरण कराए जा रहे थे, वैसे ही आपके यहाँ जो टीपू सुल्तान था वो भी धर्मांध व्यक्ति था जो धर्मांतरण करा रहा था। और इससे इनसे नाराज कौन था? इससे इनसे नाराज थे आपके मराठा, और मराठा इस युद्ध में इनका साथ नहीं देंगे। अब मराठा खुद चाहेंगे कि इस व्यक्ति का यार सर्वनाश हो जाए, इस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण हो। और ये जो आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, अब इस आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या देखा जा रहा है कि एक तरफ आपका यहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए जो आ रहा है, इस युद्ध में आपका हो रहा है एक तरफ टीपू सुल्तान, और दूसरी तरफ जो आपके युद्ध लड़ने आ रहे हैं इस तरफ आपका मराठा आ रहा है, और दूसरे आपके निजाम आ रहे हैं। अब निजाम का तो अपना कोई स्टैंड था ही नहीं, ये आपके की बार इनके साथ आ गए, अगली बार उनके साथ आएंगे। और एक तरफ आपकी आ रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ ये 3 सेनाएं, और एक तरफ आपके टीपू सुल्तान अकेले की सेनाएं जो युद्ध लड़ने के लिए आ रही है। अब ये तो पहले से ही दिखने लगा था कि यार इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय होनी ही है। और देखा क्या जाता है कि आपके यहाँ इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से टीपू सुल्तान की पराजय होती है, और जो इन तीनों की सेनाएं होती हैं इनकी राजधानी शहर तक घुस जाती हैं, इनकी राजधानी तक घुस जाती हैं। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो इनकी राजधानी थी श्रीरंगपत्तनम। श्रीरंगपत्तनम, इसी को मैसूर का शेर या श्रीरंगपत्तनम का शेर भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे टीपू सुल्तान को लगने लगा कि यार फिर से हम मारे जाएंगे, तो फिर से इस व्यक्ति ने कहा कि यार हम फिर से क्या करना चाहते हैं, हम संधि करना चाहते हैं। और इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया संधि का प्रस्ताव, और संधि के प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो समय होता है 1792 ईस्वी का, और 1792 ईस्वी में संधि होती है, जिस संधि का नाम क्या दिखाया जाता है? तो इसका नाम होता है श्रीरंगपत्तनम की संधि। श्रीरंगपत्तनम की संधि कब होती है दोस्तों? तो यह आपका होता है 1792 ईस्वी। अब श्रीरंगपत्तनम में क्या, इस संधि में देखा जाता है कि इनसे एक बड़ी भारी भरकम राशि, लगभग इनसे 3 करोड़ रुपए की राशि ली जाती है। और पैसा ये जब नहीं चुका पाते हैं तो इनके पुत्रों को क्या करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके पुत्रों को उठा ले जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके पुत्रों को उठा ले जाती है, और बाद में इनके पुत्रों का कहीं भी आपको इतिहास में वर्णन नहीं मिलता है। और क्या करती है, इनसे जो कुछ क्षेत्र जो जीते गए थे वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2 लोगों को दे देती है। किसको? एक मराठा को दे देती है, और दूसरा आपके निजामों को। ये दोनों भी खुश, और उधर पैसा लेकर के आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी खुश।
अब इधर परेशान है आपका टीपू सुल्तान की, यार अब कैसे शासन व्यवस्था चलाई जाए, स्थितियां बहुत गड़बड़ हो रही हैं। अब इसी के समय क्या होता है, जैसे कि समय आता है दोस्तों आपका, एक बीच में ही समय आपका चल रहा था, जो कौन सा समय था, तो समय होता है आपका 1789 ईस्वी के समय। और इसी 1789 ईस्वी में चल रही थी एक क्रांति होती है, कौन सी, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जिसमें आप लोग नाम सुनते हो, एक व्यक्ति का नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुनते हो। अब उस फ्रांस की क्रांति में सक्रिय रूप में काम कर रहा था कौन, तो यहाँ पे भी काम कर रहा था आपका टीपू सुल्तान, जो आपका फ्रांस का एक, कह सकते हो फ्रांस का एक अच्छा दोस्त भी माना जाता था। अब इस क्रांति के बाद जब इसकी पराजय होती है 1792 ईस्वी में, तो इस व्यक्ति के द्वारा कुछ दिनों तक एकदम शांत बैठता है कि यार अब यहाँ पे बोलना ही गड़बड़ है। और अंततः क्या होता है, 1799 का दौर आता है, 1799 का दौर आता है, और 1799 में आपके भारत में आ चुका है गवर्नर जनरल, नाम क्या होता है भैया, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का समय होता है, और लॉर्ड वेलेस्ली के समय क्या करता है आपका टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान एक पत्र लिखता है। टीपू सुल्तान एक पत्र लिखता है, और यह पत्र किसको लिखता है, यह पत्र लिखता है आपके नेपोलियन बोनापार्ट को। यार हमें बहुत परेशान कर रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप एक काम करिए कि आप आकर के यार थोड़ी सी हमारी मदद करिएगा यहाँ पे, और आप अगर मदद कर देंगे तो हम निश्चित है कि हम यहाँ से ब्रिटिशों को भगा देंगे, और हम और आप मिल करके यहाँ पे शासन चलाएंगे। और नेपोलियन बोनापार्ट या फ्रांस की तरफ से इसको जवाब आता है कि यार अभी तो हम बहुत परेशान हैं अपने खुद के मामले में, जैसे ही हमें यहाँ से फुर्सत मिलती है, जैसे ही हम यहाँ से थोड़ा सा फ्री होते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। और वह जो इसके द्वारा पत्र लिखा जाता है दोस्तों, वह पत्र मध्य एशिया में एक क्षेत्र है आपका, कौन सा, मस्कट, ओमान की राजधानी है। मस्कट में क्या होता है, इसका जो पत्र होता है वो पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पकड़ा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पकड़ लिया जाता है। और वो पत्र जब पकड़ा जाता है उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वेलेस्ली को यह संदेश भेजा जाता है कि यार आपके देश से एक व्यक्ति के द्वारा फ्रांसीसियों को बुलाया जा रहा है, या फ्रांस आपके खिलाफ आज नहीं तो कल आक्रमण करने के लिए आएगा, जवाब में दिया गया है कि हम आएंगे जरूर। अब वेलेस्ली को लगने लगा कि यार ये व्यक्ति हमारे लिए अब आगे भविष्य में खतरा उत्पन्न करेगा, इसलिए एक काम करते हैं यार इस व्यक्ति को यहाँ से खत्म करते हैं। और इसी के तहत आपके यहाँ लड़ा जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और यहाँ से पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है आपके यहाँ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। समय होता है दोस्तों 1799 ईस्वी, 1799 ईस्वी। अब इसमें क्या होता है, तो इस युद्ध में, यह युद्ध किसी संधि के लिए नहीं किया जा रहा है, किसी पैसे के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि सीधा सीधा हिट करके मारने का प्रयास किया जाता है आपके टीपू सुल्तान को। और इसमें क्या होता है, इसमें वेलेस्ली के द्वारा आक्रमण करवाया जाता है, और इसमें किसकी हत्या कर दी जाती है, इसमें आपके सुल्तान की हत्या कर दी जाती है, टीपू सुल्तान की कर दी गई क्या दोस्तों, हत्या। और इसी के साथ मैसूर के साम्राज्य का भी हो जाता है अंत। तो आपको 4 आंग्ल मैसूर युद्ध बताए। अब 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन से बताए, एक बार हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। एक आपका कौन सा था दोस्तों, तो एक आपका था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आपका कौन सा बताए थे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आपको बताएं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके बाद आपको बताएं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध आपको बताए दोस्तों। अब समय के बारे में चर्चा की, समय ये आपका होता है 1767 से 1769, एक जगह पे लिख लेंगे ताकि आसानी रहे याद करने में। दूसरा आपका होता है 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य। तीसरा आपका होता है 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य, और चौथा आपका होता है 1799 ईस्वी के मध्य। ये आपके 4 युद्ध लड़े गए। अब इस युद्ध की जो प्रमुख घटना होती है वो भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। अब वो घटना कौन सी होती है, वो आपकी घटना होती है, ये आपकी एक संधि के तहत ये आपका समाप्त हुआ था। और संधि कौन सी थी, तो इसमें जो हुई थी वो आपकी कौन सी संधि थी, इसमें आपकी थी मद्रास की संधि।
किसके बीच? तो हैदर अली के बीच की गई थी। यह आपकी संधि थी कौन सी? तो यह संधि थी आपकी मंगलौर की संधि। ये आपकी कौन सी थी? तो ये आपकी थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके बाद ये आपका होता है, ये संधि नहीं बल्कि इसमें किसकी हत्या कर दी जाती है? तो इसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है, टीपू सुल्तान की हत्या। हाँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो रहा था, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, जैसे जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? के समय कहाँ का गवर्नर? तो बंगाल का गवर्नर, के समय बंगाल का गवर्नर। तो ये आपका होता है कौन? तो इस समय आपका गवर्नर था, आपको बताए थे, नाम क्या था? इसका नाम था बेरेलस्ट। कौन था? बेरेलस्ट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर, तो यह आपका होता है वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद आपके यहाँ होता है इसके बाद यहाँ पे आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन होता है? तो यह आपका होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद यहाँ पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन होता है गवर्नर के समय? तो ये आपका होता है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ डायरेक्टली फैक्ट के रूप में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो आपको डायरेक्टली एक स्थान पे हम करा दिए भैया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आपका लॉर्ड वेलेस्ली होता है, द्वितीय के समय वारेन हेस्टिंग्स होता है, और इस समय आपका गवर्नर जनरल का पद आ जाता है बंगाल में। फिर आपके तृतीय आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर जनरल, तो ये आपका होता है कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर के समय तो आपका होता है लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं कि जो यार आपके यहाँ टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान था, तो टीपू सुल्तान का प्रभाव क्या पड़ा था भारत में? तो टीपू सुल्तान के प्रभाव में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे याद रखिएगा, वो क्वेश्चन क्या होता है भैया? तो आपके यहाँ सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम कौन सी? तो आपके यहाँ जो पश्चिमी सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता? पश्चिमी सभ्यता। भारत में सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता या पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता या इसी को हम लोग कह सकते हैं कौन सी? पाश्चात्य सभ्यता। पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाया था कौन? पाश्चात्य सभ्यता को अपनाया था, तो ये अपनाया था आपके यहाँ टीपू सुल्तान। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है भैया, जो आपके विश्व स्तर पे एक आधुनिक कैलेंडर है, आधुनिक कैलेंडर कौन सा है? तो आपका है ग्रेगोरियन। आधुनिक कैलेंडर कौन सा है? तो आपका है ग्रेगोरियन। आधुनिक कैलेंडर ग्रेगोरियन को अपने साम्राज्य में लागू किया था, अपने साम्राज्य में लागू किया था। वो कौन सा शासक था? तो वो भी था आपका टीपू सुल्तान। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भैया कि यह भारत का पहला सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से पहली बार रॉकेट भी चलवाया था। कहाँ से? तो अपनी राजधानी
राजधानी क्या थी दोस्तों इसकी? तो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, राजधानी श्रीरंगपट्टनम से क्या चलवाया था? तो रॉकेट चलवाया था। रॉकेट चलवाया था। कौन चलवाया था? तो यह नाम होता है आपके यहाँ टीपू सुल्तान। तो ये 3 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों इसका कथन खूब पूछा जाता है कि इसका एक कथन बहुत फेमस था, वह कथन क्या होता है? तो वो हम आपको बता देते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा। देखिए कथन इसका एक बहुत फेमस है। कथन क्या है दोस्तों? तो कथन है 100 दिन चूहों की तरह जीने से, 100 दिन चूहों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। शेर की तरह जिया जाए। तो इसके कथन से आपको कई बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ आपका ये पार्ट जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध था, आपका आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों समाप्त होता है। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।